हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम अकेडमी फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज हम लोग 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए दृष्टि आईएएस संस्थान द्वारा आयोजित करवाई जा रही टेस्ट सीरीज के अंतर्गत तीसरा टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत टोटल 150 प्रश्न होंगे जो कि पूरी तरह से बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वह है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया? ऑप्शन ए 37वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 52वां संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी 71वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल के प्रावधान को शामिल किया गया। और यदि दल बदल प्रावधान की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10वें शेड्यूल अर्थात जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के प्रावधान को शामिल किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जो प्रथम मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसका नेतृत्व भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किए थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी 5वीं अनुसूची और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मौलिक अधिकार संबंधित भारतीय संविधान के प्रावधान को संशोधित करने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान की भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 12 to 35 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था और मूल कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है। भाग 4 में डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। उसी के अंतर्गत भाग 4A अर्थात भाग 4 का के अंतर्गत मूल अधिकार या फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यदि विधान परिषद की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद का प्रावधान किया गया है और विधान परिषद के सृजन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संसद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन सी गोविंद नारायण सिंह, ऑप्शन डी माधव श्रीहरि अन्य, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो प्रथम राज्यपाल बने थे उनका नाम था जयराम दास दौलत राम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्युदंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है। अर्थात यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि किस याचिका में या किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में परिवर्तित की जा सकती है उसके डिसीजन में हो रही देरी के आधार पर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी है देवेंद्र पाल सिंह खुल्लर बनाम भारत संघ और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन दिया कि याचिका निपटाने में देरी के आधार पर किसी भी व्यक्ति की या कैदी की मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ केस। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 25% से अधिक, ऑप्शन बी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक, ऑप्शन सी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 35% से अधिक और ऑप्शन डी है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 20% से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में प्रावधान किए हुए हैं उस प्रावधान के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% या संसद की सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल या मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन सी टी.टी. कृष्णमाचारी और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स ये जो प्रारूप समिति था प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और यदि प्रारूप समिति के सदस्य की बात करें तो इस प्रश्न के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 239, ऑप्शन बी 241, ऑप्शन सी 243, ऑप्शन डी 245, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात वर्तमान में बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 243। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। देखिए यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि संसद के सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन नहीं कर सकते। जनरली प्रश्न पूछा जाता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लेकिन यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन नहीं कर सकता। ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी लोकसभा का उपाध्यक्ष और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई क्योंकि जनरली संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि अध्यक्षता कौन नहीं कर सकता। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स राज्यपाल के पद की शपथ दिलवाते हैं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट या कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा यह जो प्रश्न है पूछ रहा है कि कैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए
कैग के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग से संबंधित प्रावधान करते हैं। ऑप्शन सी, कैग को गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है। ऑप्शन डी, वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्षतः क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंपता है। और ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यदि कैग की बात करें तो देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, अर्थात अनुच्छेद 148 से 151 तक भारतीय संविधान में कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। अर्थात यह जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर बी वह सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट नंबर ए है कि कैग के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया है, तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भाग 5 ये जो कैग है उसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। तो स्टेटमेंट नंबर ए गलत हो गया। और जो स्टेटमेंट नंबर सी है कि कैग को गार्जियंस ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर डी वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्षतः क्रमशः संसद एवं राज्य विधानसभाओं को सौंपता है, यह गलत है। अर्थात जो स्टेटमेंट नंबर बी और सी ही सिर्फ सही है, जबकि स्टेटमेंट नंबर ए एवं डी गलत है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए, मुकेश शाह। ऑप्शन बी, पीके मिश्रा। ऑप्शन सी, संजय करोल। ऑप्शन डी, इकबाल अहमद अंसारी। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल, तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं परंतु विदेशियों को नहीं? ऑप्शन ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, विधि के समझ समानता। ऑप्शन सी, जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण। और ऑप्शन डी में है वह है अस्पृश्यता का अंत। और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, अस्पृश्यता का अंत की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 अर्थात जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 है, उसमें अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। और जो यदि अन्य आर्टिकल देखें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किया गया है, जबकि विधि की समझ समानता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 या 21 में किया गया है। तो देखिए, यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं परंतु विदेशियों को नहीं। तो अब हम लोग सर्वप्रथम यह देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु विदेशियों को नहीं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा। अर्थात 15, 16, 19, 29 और 30 नंबर मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत अन्य जो अनुच्छेद हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं। तो यह प्रश्न कह रहा है कि कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध हैं परंतु विदेशियों को नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए, जेबीपी समिति। ऑप्शन बी, इंद्रजीत समिति। ऑप्शन सी, एन बोहरा समिति। और ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी समिति। और ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन मुख्य रूप से चुनाव सुधार के लिए किया गया था और एन बोहरा समिति मुख्य रूप से राजनीति एवं अपराधियों के मध्य गठजोड़ से संबंधित है एन बोहरा समिति। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस
रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारतीय संविधान में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी का प्रावधान था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के रूप में शामिल किया गया है। जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डीपीएसपी। डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन डी न्यायाधिकरण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, बिकॉज सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान द्वारा प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रदान किया गया है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उससे संविधान के मूल संरचना में परिवर्तित करने की शक्ति नहीं प्रदान करती है? देखिए यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में या किस केस में मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी। ऑप्शन ए है केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन बी है गोलकनाथ केस 1967, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स केस 1980, ऑप्शन ई है बामन राव केस 1981 एंड ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि केशवानंद केस की बात करें तो 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दिया है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, ऑप्शन बी है पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन सी है लोक अदालत और ऑप्शन डी है धन विधेयक से संबंधित प्रावधान, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था और मूल कर्तव्य का भारतीय संविधान में शामिल 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, उसके अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। और मूल कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A अर्थात भारतीय संविधान के वर्णन 4A के अंतर्गत जो भाग 4A है उसके अंतर्गत मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 18, ऑप्शन बी है भाग 14, ऑप्शन सी है भाग 9 और ऑप्शन डी है भाग 15 और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि सर्वप्रथम कुछ भाग को देख लेते हैं तो देखिए जो भाग 18 है वह इमरजेंसी के प्रावधान से संबंधित है जो कि आपात उपबंध की बात करता है भाग 18, और भाग 9 या 9 का इसके अंतर्गत पंचायती राज का वर्णन कर दिया गया है, जबकि
भाग 15 के अंतर्गत मुख्य रूप से निर्वाचन का प्रावधान को शामिल किया गया है। इलेक्शन सिस्टम का वर्णन है भाग 15 के अंतर्गत। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात भाग 15। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो ऑप्शन ए संसद तय करेगा, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करें, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करें और ऑप्शन डी वित्त मंत्री निर्णय लें और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि किस दिन संसद के पटल पर बजट को या वार्षिक वित्तीय विवरण को रखा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री और ऑप्शन डी रक्षा मंत्री, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सर्वप्रथम 1991 ईस्वी में किया गया था। हालांकि अंतर्राज्यीय परिषद यह एक संवैधानिक प्रावधान है अर्थात अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, इस कारण यह एक संवैधानिक संस्था है। और सर्वप्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की मीटिंग भारत में सरकारीय आयोग की सिफारिश के आधार पर 1991 ईस्वी में आयोजित की गई थी। और यह जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी अध्यक्षता करते हैं माननीय राष्ट्रपति। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन बी भाग 5। तो देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबकि भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। और अन्य भाग को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट भाग है वह है भाग 4। तो भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, जबकि जो भाग 5 है यह संघ सरकार के संबंध पदाधिकारी से संबंधित है। पदाधिकारी हो गया या फिर संसद हो गया, इससे संबंधित है भाग 5। तो इस कारण इस फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भाग 2। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न है अर्थात आज का जो 27वां नंबर प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं? ऑप्शन ए है गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य व समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 51 अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है, जबकि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई ये दो ऐसे हैं जो कि विश्वास मत में पराजित हुए थे। तो इस फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरी कर चुका होता है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखें, यह जो प्रश्न है पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी योग्यता पूरी करनी चाहिए।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। अर्थात डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्न में से कौन से कथन या स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन ए, इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन बी, इन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में गैर न्यायोचित हैं लेकिन देश के शासन में मूलभूत तत्व हैं। और ऑप्शन डी, ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं। और ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वह राज्य पर नकारात्मक दबाव प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट नंबर जो डी है वह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा है। ऑप्शन ए है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी उत्प्रेषण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात अधिकार परीक्षा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में टोटल 5 प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है जो कि मुख्य रूप से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद या अनुसूची स्वायत्त जिला परिषद से संबंधित है। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची और ऑप्शन डी अनुच्छेद 250, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि देखिए स्वायत्त जिला परिषद की बात करें तो यह जो है वो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान किया गया है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति पर ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। ऑप्शन बी, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन सी, इस सत्र का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। और ऑप्शन डी, संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि स्टेटमेंट नंबर जो सी है वह भी सही है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं जिसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का ज्वाइंट सेशन का प्रावधान किया गया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है। ऑप्शन ए प्रश्नकाल, ऑप्शन बी शून्यकाल, ऑप्शन सी कंगारू कटौती और ऑप्शन डी मूल प्रस्ताव, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान में जो शून्यकाल की जो व्यवस्था है, भारतीय संसदीय प्रक्रिया में जो शून्यकाल की व्यवस्था किया गया है वह नियम प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यह परंपरा के आधार पर विकसित हुई है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात शून्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, जो 36वां नंबर प्रश्न है वह है कि भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार में जोड़ा गया। ऑप्शन ए संविधान संशोधन अधिनियम 2011 जो कि 97वां संविधान संशोधन था।
ऑप्शन बी 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 87वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 86वां संविधान संशोधन। और ये जो 86वां संविधान संशोधन है यह मुख्य रूप से मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक केस में एक केस चला था, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक केस। इसी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 99, ऑप्शन बी अनुच्छेद 103, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 147। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो अनुच्छेद 123 है वह अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात जो अनुच्छेद नंबर 123 है वह मुख्य रूप से अध्यादेश की बात करता है जो कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा लाया जाएगा केंद्र सरकार में। लेकिन यदि अन्य आर्टिकल की बात करें तो जो अनुच्छेद नंबर 99 है वह संसद सदस्यों की शपथ की बात करता है, अनुच्छेद नंबर 99, जबकि जो 103 नंबर है वह संसद सदस्यों की योग्यता से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 103। और जो अनुच्छेद नंबर 123 है अभी मैंने बताया कि यह अध्यादेश से संबंधित है, जबकि जो अनुच्छेद नंबर 147 है वो मुख्य रूप से निर्वाचन, यानी कि अनुच्छेद नंबर जो 147 है वो खाली छोड़ दिया गया है अनुच्छेद नंबर 147 को। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इस प्रश्न का सीधा आंसर है आर्टिकल जो 74 है, अनुच्छेद 74 है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा आर्टिकल 74। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी सनक्षोपाय से संबंधित मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन डी है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? कम से कम 2 राज्य, कम से कम 3 राज्य, कम से कम 4 राज्य, कम से कम 5 राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात किसी भी राजनीतिक दल को जो कम से कम 4 राज्य में मान्यता प्राप्त है उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी या किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कम से कम 4 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थात आज का जो 41वां नंबर प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था? अर्थात निम्न में से कौन ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम पृथक बिहार राज्य की मांग की थी? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम एक अलग बिहार राज्य की मांग की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी का संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, ऑप्शन बी वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सी उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी उनमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है,
ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। यह जो स्टेटमेंट है वह भारत की महान्यायवादी के संबंध में गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो केंद्रीय कार्यपालिका है, महान्यायवादी केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। इस कारण यह जो प्रश्न है, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, अर्थात जो 43वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी उन सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी जनसंख्या ऑप्शन ए 10 लाख से अधिक होगी, ऑप्शन बी 20 लाख से अधिक होगी, ऑप्शन सी 15 लाख से अधिक होगी, ऑप्शन डी 30 लाख से अधिक होगी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जिन राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी, अर्थात जिन राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा होगी उन राज्यों में पंचायती राज शासन व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 20 लाख से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है? देखिए यह जो प्रश्न है पूछ रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का निम्न में से कौन भाग नहीं है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विधानसभा अध्यक्ष राज्य कार्यपालिका के भाग नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थात जो 46वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अधिकार परीक्षा को न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था? ऑप्शन ए दीप नारायण सिंह, ऑप्शन बी के.बी. सहाय, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, संसद, कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है अर्थात CIC अपनी वार्षिक रिपोर्ट कार्मिक मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कार्मिक मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया? वर्ष 1947 ईस्वी में, वर्ष 1948 ईस्वी में, वर्ष 1949 ईस्वी में, वर्ष 1950 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा वर्ष 1949 ईस्वी में बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वर्ष 1949 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गणमान्य पदधारकों में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर हैं? ऑप्शन ए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 42, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वर्तमान में बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 38 सीट। नेक्स्ट प्रश्न है,
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 163, ऑप्शन सी अनुच्छेद 218 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 321 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद नंबर 163 में यह प्रावधान किया गया है राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन का। जबकि यदि विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में, 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया हुआ है, जबकि अनुच्छेद 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन सी 37 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए वर्तमान समय में जिलों की बात करें तो वर्तमान समय में बिहार में टोटल 38 जिले हैं। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो आइए जो ऑप्शन को देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए है कि इसे पहली बार वर्ष 1952 ईस्वी में गठित किया गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, यह भी सही है। स्टेटमेंट नंबर जो सी है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। यानी कि इस प्रश्न को देखें कौन सा कथन सही है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा 5 वर्ष के लिए, क्योंकि जो ग्राम कचहरी है वो पंचायती राज सिस्टम का भाग है और पंचायती राज का गठन सामान्य रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? अर्थात यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि वर्तमान समय में बिहार विधान परिषद में टोटल कितने सदस्य संख्या हैं? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 75, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वर्तमान समय में बिहार विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है बिहार का, उसमें वर्तमान समय में टोटल 75 सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 75। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया? ऑप्शन ए 85वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि दिल्ली की बात करें तो 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है जो 58वां नंबर प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 150, ऑप्शन बी अनुच्छेद 151, ऑप्शन सी अनुच्छेद 152, ऑप्शन डी अनुच्छेद 153, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिलों को स्थानांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बिहार के 18 जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, यानी कि जो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न है मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया जिला में पड़ता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को, 22 फरवरी को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप सभी जानते होंगे कि प्रति वर्ष बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 22 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की आधिकारिक भाषाएं निम्न में से कौन सी हैं? हिंदी, मैथिली, उर्दू, अंग्रेजी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। हिंदी और उर्दू को बिहार में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में बिहार का प्रश्न है 63वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए मनोज आहूजा, ऑप्शन बी विनोद कुमार यादव, ऑप्शन सी संजय कोठारी, ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वह है सुनील अरोड़ा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग से। तो जो 64वां नंबर प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य दिलवाते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी? देखिए यह जो प्रश्न पूछ रहा है कि किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की? ऑप्शन ए फजल अली आयोग, ऑप्शन बी जेबीपी समिति, ऑप्शन सी धर आयोग, ऑप्शन डी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा स्टेटमेंट नंबर या ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए धर आयोग और जेबीपी समिति अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी एवं सी इस प्रश्न का दोनों सही आंसर है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ई होगा यानी उपरोक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो 66वां नंबर प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 14A, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि भारतीय संविधान की भाग की बात करें तो देखिए यह जो भाग 15 है वह इलेक्शन से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 15 इलेक्शन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, जबकि भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजन या आपात उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 18 और यह जो भाग 14A है, भाग 14A में अधिकरण का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 14A में अधिकरण का वर्णन किया गया है, जबकि यदि भाग 14 की बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 14 है उसमें मुख्य रूप से लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 14 में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का प्रश्न को देखते हैं एक बार फिर से। प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है? तो देखिए यह जो संविधान का भाग 15 की बात करें तो जो कि मुख्य रूप से निर्वाचन से संबंधित है, 14 की बात करें तो जो कि संघ एवं राज्य के अधीन सेवा से संबंधित है और 18 इमरजेंसी प्रावधान से संबंधित है। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात भाग 14A अधिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 129, ऑप्शन डी
अनुच्छेद 134 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। जो अनुच्छेद 143 है भारतीय संविधान का, वह परामर्शी अधिकार यानी कि राष्ट्रपति को यदि ऐसा महसूस होता है कि किसी भी विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की आवश्यकता है, तो वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। हालांकि इसमें दो कंडीशन है। देखिए, यह जो सुप्रीम कोर्ट है वह किसी भी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सिर्फ एक विषय को छोड़कर यदि कोई संधि 26 जनवरी 1950 ईस्वी से पूर्व हुई है तो उस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। लेकिन यह जो सुप्रीम कोर्ट का जो विचार है वह बाध्यकारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह जो सुप्रीम कोर्ट का जो विचार है यह जो सुप्रीम कोर्ट का विचार है या परामर्श है, वह राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह मुख्य रूप से होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्शी अधिकार का वर्णन किया हुआ है कि यदि राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपनी परामर्श देगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो 57वां नेक्स्ट प्रश्न है आज का कि न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम कब लाया गया? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1967 ईस्वी में और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा वर्ष 1971 ईस्वी में न्यायालय की अवमानना से संबंधित अधिनियम लाया गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखें जो कि 69वां नंबर प्रश्न है आज का। निम्न में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है? अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड, जापान, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इन ऑप्शन में जो जापान एकमात्र ऐसा देश है जो कि सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जापान। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी भारतीय जीवन बीमा निगम वाद, ऑप्शन सी बेरुबारी केस, ऑप्शन डी मेनका गांधी केस और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यदि प्रश्न की विचार करें तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो 71वां नंबर प्रश्न है कि आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आंचलिक परिषद का संबंध यहाँ मुख्य रूप से रीजनल काउंसिल अर्थात क्षेत्रीय परिषद से है। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री एक रोटेशन के आधार पर इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गृह मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान की सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाली एक समिति की सिफारिश के आधार पर। और जो ऑप्शन नंबर ई है वह है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा वह भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है? ऑप्शन ए निवास स्थान, ऑप्शन बी नस्ल, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी जाति, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्योंकि भारतीय संविधान के यदि अनुच्छेद 15 देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, सेक्स और उनके जन्म स्थान के आदि के आधार पर भेदभाव का नहीं किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि निवास स्थान भी हो गया, नस्ल बता ही दिया मैं, और धर्म और जाति, इन सभी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन बी, संशोधन संबंधित विधेयक एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन सी, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। और ऑप्शन नंबर जो डी है कि इस संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कि संविधान संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वर्तमान समय में भारत के टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं और प्रश्न को देखें तो कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि देखिए बिहार में वर्तमान समय में विधान परिषद है, जबकि तेलंगाना में भी वर्तमान समय में विधान परिषद है, जबकि उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में विधान परिषद नहीं है। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं इन ऑप्शन के आधार पर जिनमें विधान परिषद वर्तमान समय में नहीं है। इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सचिवालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सहरसा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय में बिहार राज्य का सचिवालय पटना में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था या लागू किया गया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वर्तमान समय में तक बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 8 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है। ऑप्शन ए गीता मित्तल, ऑप्शन बी रेखा तहसील, ऑप्शन सी फातिमा बीबी, ऑप्शन डी इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रेखा जो दोषिल हैं वह पटना उच्च न्यायालय की पहला महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए यदि विधानसभा सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान समय तक अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 500, जबकि वर्तमान समय तक न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 60। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः 500 एवं 60। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 80वां नंबर प्रश्न होगा कि किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने का प्रावधान अब तक कितनी बार किया गया है। ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 2 बार, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय तक 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाई जा चुकी हैं और ज्वाइंट सेशन का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में किया गया है, जबकि ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त सदन
की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं, जबकि ज्वाइंट सेशन को बुलाने का अधिकार माननीय राष्ट्रपति को दिया गया है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग वर्तमान समय तक कितनी बार किया जा चुका है? ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 2 बार, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स टोटल 3 बार अभी तक ज्वाइंट सेशन का आयोजन किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी विधि का शासन, ऑप्शन सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की नीति निदेशक तत्व निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यह जो राज्य की नीति निदेशक तत्व है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निदेशक तत्व का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 to 51 36 से 51 तक में किया गया है। जबकि यदि भाग की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वह राज्य को प्रदान किए गए एक सकारात्मक निर्देश हैं। ध्यान दीजिएगा, नीति निदेशक तत्व राज्य को प्रदान किए गए एक सकारात्मक निर्देश हैं, जबकि यह जो मौलिक अधिकार है वह राज्य को प्रदान किए गए एक नकारात्मक निर्देश हैं। तो इस प्रश्न को देखें कि राज्य की नीति निदेशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त या निर्वाचित किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पिछली लोकसभा के सदस्य द्वारा, ऑप्शन बी नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी पिछली लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि प्रोटेम स्पीकर की बात किया जाए तो प्रोटेम स्पीकर का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और माननीय राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः उन लोगों को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है जो कि सर्वाधिक बार लोकसभा का सदस्य बन चुके होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी माननीय राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही वरीयता अनुक्रम है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। जो पहला ऑप्शन है वह है राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद उप प्रधानमंत्री। इसी को आप लोग क्रम के अनुसार सिलेक्ट करिए। तो इस प्रश्न का यदि आंसर देखें तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सबसे पहले राष्ट्रपति, उनके बाद प्रधानमंत्री, उनके बाद उप प्रधानमंत्री, उनके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह जो क्रम है वह सीरियल वे के अनुसार सही है, वरीयता अनुक्रम के अनुसार यह सही है स्टेट ऑप्शन नंबर बी। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के मूल पाठ में नहीं था बल्कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया? ऑप्शन ए कैबिनेट, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राज्य मंत्री, ऑप्शन डी किचन कैबिनेट, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा मंत्रिमंडल शब्द को, जो कि मूल संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का प्रावधान किया गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कैबिनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो इस प्रश्न का आंसर होगा राष्ट्रपति। माननीय राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माननीय राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की वर्तमान समय में कुल संख्या कितनी है? 23, 24, 25, 26, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यदि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 25। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के पहले मंत्रिमंडल या कैबिनेट का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1945 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा वर्ष 1946 ईस्वी में बिहार में पहले मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत झा, ऑप्शन बी सैयद जाफर इमाम, ऑप्शन सी सतीश चंद्र मिश्रा, ऑप्शन डी नंदलाल ऊंटवालिया, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा लक्ष्मीकांत झा प्रथम ऐसे भारतीय थे जो कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीकांत झा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो 51वां नंबर प्रश्न है, वह है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी उद्देश्य प्रस्ताव 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी दिल्ली समझौता 1931 ईस्वी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा उद्देश्य प्रस्ताव 1946 ईस्वी के प्रावधानों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी परमादेश, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि रीट की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 जो कि मौलिक अधिकार है उसके में रीट 5 प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है। लेकिन यह जो प्रश्न है पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रीट है जो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा एवं हृदय कहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इंटर स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार माननीय राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात माननीय राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से कौन सा गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है? ऑप्शन ए गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन डी नशीले पेय पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि देखिए यदि गांधीवादी आदर्श की बात करें तो पहला तो है ऑप्शन नंबर बी कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, दूसरा है ऑप्शन नंबर डी नशीले पेय पदार्थों को सेवन को प्रतिबंधित करना। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 96 नंबर प्रश्न देखें तो वह है
भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता या योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऑप्शन बी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन सी, वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ऑप्शन डी, वह भारत का नागरिक हो। और ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो नहीं, बल्कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो होना चाहिए था। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। अर्थात यह जो प्रश्न है वो कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री को। ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष है वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है। ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, राज्य का राज्यपाल। और ऑप्शन डी, संसद। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो किसी भी क्षेत्र विशेष को किसी भी दूसरे उच्च न्यायालय में शामिल करने का अधिकार माननीय राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, माननीय राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 325। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि चारों आर्टिकल को सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं तो जो आर्टिकल नंबर 368 है वह संशोधन से संबंधित है, और जो आर्टिकल नंबर 324 है वह मुख्य रूप से निर्वाचन से संबंधित है, जिसका वर्णन जो है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। और आर्टिकल जो 325 है वह 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर उनको मतदान करने से वंचित नहीं किया जाएगा। जबकि जो आर्टिकल नंबर 352 है यह आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजंस का प्रावधान करता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। तो देखिए, अब हम लोग प्रश्न को देखें तो प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आर्टिकल 352 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, कर्नाटक। ऑप्शन डी, पंजाब। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिनमें इन ऑप्शन के आधार पर विधान परिषद जो है यानी कि जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय विधायिका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है आज का जो 101वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। गया, बांकीपुर, पटना, छपरा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पटना के बांकीपुर में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना के बांकीपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था। बिंदुसरी प्रसाद वर्मा, बूटा सिंह, केबी सहाय, कर्पूरी ठाकुर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे बिंदुसरी प्रसाद वर्मा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 83,
अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 203 और जो नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ई कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए यह जो अनुच्छेद 164 है वह प्रावधान करता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वह संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर है। यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ईस्वी के द्वारा बिहार में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट या कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। ऑप्शन बी है कुल सीटों में से 93 सीटें रियासतों से संबंधित थी। और ऑप्शन सी है प्रांतों को सीटों का आवंटन उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। और ऑप्शन नंबर जो डी है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो गलत स्टेटमेंट है वह है ऑप्शन नंबर डी अर्थात देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं किया गया था बल्कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यानी कि 106 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद अधिकृत नहीं है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है कि 2 या अधिक राज्यों के मिलाकर एक नया राज्य बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करने के लिए। ऑप्शन डी किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए। और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई क्योंकि जो स्टेटमेंट नंबर ए है वह बिल्कुल सही है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मिलाकर एक नया राज्य बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि भी करने का अधिकार रखता है तथा किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को कम करने का भी अधिकार संसद रखता है। और स्टेटमेंट नंबर जो डी है कि किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए भी संसद के पास अधिकार है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जूस सॉली के सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन ए नागरिकता। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन डी संघवाद। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो जूस सॉली का सिद्धांत है मुख्य रूप से नागरिकता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नागरिकता की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है और संबंधित अनुच्छेद है 5 से 11 तक में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन ए बहुमत वाले दल का शासन। ऑप्शन बी निम्न सदन को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी सरकार का प्रमुख विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ऑप्शन डी सरकार के प्रमुख को संसद द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात संसदीय सरकार की मुख्य विशेषता है बहुमत वाले दल का शासन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। तो इन्हीं 5 प्रावधानों के आधार पर हमें इस प्रश्न का जो आंसर को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसे जो ऑप्शन है वह सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न की बात करें तो जो 109 नंबर प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है कि अनुच्छेद 19 में राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों की धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान करने की बात की गई है। यह जो स्टेटमेंट है वह गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित एक मौलिक कर्तव्य है। देखिए यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा स्टेटमेंट या ऑप्शन है जो कि मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है
देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ऑप्शन बी है समय पर कर का भुगतान करना। ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना तथा हिंसा से दूर रहना। और ऑप्शन नंबर जो डी है वह 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। तो 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि देखिए यह जो स्टेटमेंट नंबर डी है वह भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है, जबकि स्टेटमेंट नंबर सी कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना यह भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है। और देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना यह भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर होगा यानी कि 110 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के निम्न प्रावधानों में से किस में संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची आधिकारिक भाषा का उपयोग, 7वीं अनुसूची मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किसी भी विषय में संशोधन करने के लिए संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए कठोर संविधान, ऑप्शन बी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी लिखित संविधान, ऑप्शन डी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि कठोर संविधान या संघीय संविधान की विशेषता की बात करें तो संघीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। यदि एक एक ऑप्शन की बात करें तो देखिए संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। पहला तो नहीं है कि कठोर संविधान संघीय सरकार में नहीं हो सकता, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल सही है, लिखित संविधान बिल्कुल सही है, और संविधान की सर्वोच्चता यह बिल्कुल देखिए जो ऑप्शन नंबर बी एवं सी है, पहला कि कठोर संविधान यह नहीं हो सकता, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय सरकार की विशेषता बिल्कुल सही है, तीसरा लिखित संविधान संघीय सरकार की विशेषता है यह भी बिल्कुल सही है, जबकि जो संविधान की सर्वोच्चता है यह संभवतः एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से तो संघीय सरकार की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, लेकिन एक संघीय सरकार में सर्वोच्च जनता को प्रदान किया जाता है, यानी कि सर्वोच्च स्थिति जो संघ सरकार में होती है संघीय सरकार में होती है और जनता को प्रदान की जाती है। इसी कारण संविधान की सर्वोच्चता जो है संघीय सरकार की विशेषता नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 262, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी अनुच्छेद 256, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा आर्टिकल 263 यानी कि अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो देखिए वित्तीय आपातकाल की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है, और जबकि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से संबंधित आपात उपबंध की बात की जाए तो उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में की गई है, जबकि अनुच्छेद जो 356 है वह मुख्य रूप से राष्ट्रपति शासन की बात करता है। राज्यों में जब संवैधानिक मशीनरियां फेल हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान का वर्णन किया गया है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, जबकि मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, जबकि जो आर्टिकल 352 है वह युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इमरजेंसी लगाने की बात करता है। तब हम लोग प्रश्न को देखें तो प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात आर्टिकल 360 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए आतांत्रिक वीटो, ऑप्शन बी विशेषित वीटो, ऑप्शन सी निलंबनकारी वीटो,
ऑप्शन डी पॉकेट वीटो, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्रदान नहीं किया गया है। विशेषित वीटो का अर्थ होता है कि यदि किसी भी विधेयक को माननीय राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर वीटो कर दिया तो संसद या विधानमंडल अपनी 2/3 बहुमत से उस विधेयक पर जो राष्ट्रपति ने वीटो किया उसे खारिज कर सकती है। तो यह जो प्रावधान है वह भारत में माननीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो इस कारण जो विशेषित वीटो की शक्ति है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि विशेषित वीटो की बात किया जाए तो विशेषित वीटो जो है वह यूएसए के संविधान में यूएसए के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है विशेषित वीटो। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विशेषित वीटो। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए भारत में प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की बात की जाए तो भारत में प्रधानमंत्री का चयन मुख्य रूप से संसद सदस्यों द्वारा की जाती है, अर्थात जो संसद में सबसे बड़ी पार्टी होती है, यानी कि जिस भी राजनीतिक दल का संसद में सर्वाधिक सदस्य होते हैं वे सदस्य आपस में बैठकर अपने नेता का चयन करते हैं, वही नेता प्राइम मिनिस्टर के रूप में चयनित होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई। लेकिन प्रधानमंत्री की यदि नियुक्ति की बात की जाए, सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति की का ऑप्शन रहता तो सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सिर्फ यदि प्रश्न रहता कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो इस प्रश्न का आंसर होता राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुपाती न्याय से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय तीनों का संबंध अनुपाती न्याय से है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रावधान जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कनाडा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, छठी अनुसूची में वर्णित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन राज्य शामिल नहीं है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए यदि छठी अनुसूची में वर्णित करें तो छठी अनुसूची में मणिपुर शामिल नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है, एक तरफ है संसदीय समिति, एक तरफ दिया हुआ है संविधान के गठन से संबंधित समिति और दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष हैं। तो देखिए जो पहला है प्रारूप समिति, इसके सामने दिया हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। दूसरा मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति, इसका दिया हो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह भी सही है। नेक्स्ट संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, यह भी सही है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, यह गलत है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, 121वां नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः
किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए पिछली लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, और ऑप्शन डी है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वैसे लोगों को जो नवनिर्वाचित लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, अर्थात नवनिर्वाचित लोकसभा में सर्वाधिक बार संसद सदस्य बन चुके होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 121, 143, 123, 137, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 123 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनुच्छेद 123। नेक्स्ट प्रश्न है उपराष्ट्रपति से संबंधित। देखिए यह जो प्रश्न है वो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसकी भागीदारी होती है। ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्यों की, ऑप्शन बी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की, ऑप्शन सी राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा के सभी सदस्यों की, और ऑप्शन डी राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि अनुच्छेद से संबंधित है कि कौन सा अनुच्छेद किस कार्य से संबंधित है, और कौन प्रश्न है निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित है, अर्थात यह जो ऑप्शन दिए हुए हैं अनुच्छेदकार उनसे संबंधित विषय इनमें से कौन सही सुमेलित है। पहला है अनुच्छेद 40 कर्मचारियों के निर्वाह योग्य वेतन, बिल्कुल गलत है। दूसरा है अनुच्छेद 45 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, बिल्कुल गलत है क्योंकि अनुच्छेद 44 में किया गया है समान नागरिक संहिता की। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, और नेक्स्ट है अनुच्छेद 47 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 47 भी बिल्कुल गलत है, यानी कि जो अनुच्छेद 43 भी है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन यह सही है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43 बी। नेक्स्ट प्रश्न है 126वां नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन वर्णित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 280, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनुच्छेद 368। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए दोहरी सरकार, ऑप्शन बी लिखित संविधान, ऑप्शन सी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक, ये सभी हैं संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है 128वां नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो आप सभी जानते होंगे कि वित्त आयोग का गठन का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 129वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित समितियों या आयोग में कौन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति नहीं है। देखिए 5 समिति दिए हुए हैं। पहला है पीवी राजमन्नार समिति, दूसरा है सरकारिया आयोग, तीसरा है दिनेश गोस्वामी समिति, नेक्स्ट है मदन मोहन पुंछी आयोग, और ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा दिनेश गोस्वामी समिति, क्योंकि दिनेश गोस्वामी समिति का गठन मुख्य रूप से राजनीतिक सुधार के लिए या चुनाव सुधार के लिए किया गया था। इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन या केंद्र संबंध से नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है मुख्य रूप से इलेक्शन रिफॉर्म या इलेक्टोरल रिफॉर्म, जिसे चुनाव सुधार के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए 249, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 252, ऑप्शन डी 253, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, आपातकाल या इमरजेंसी के संबंध में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून निर्माण का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 250 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद 250। अब यदि अन्य आर्टिकल की बात करें, जैसे 249 की बात करें, तो जो अनुच्छेद 249 है वह जो अनुच्छेद 249 है वह राज्यसभा को, जो हाउस ऑफ स्टेट है राज्यसभा, उसे विशेष अधिकार प्रदान करता है किससे संबंधित, कि वह अनुच्छेद 249 के माध्यम से किसी भी जो अन्य कह सकते हैं कि उसे ऑल इंडिया सर्विस है, अनुच्छेद 249 के माध्यम से राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस, नई ऑल इंडिया सर्विस का गठन कर सकता है। सॉरी, गलत हो गया। यह जो अनुच्छेद 249 है, सॉरी माफ़ करिएगा, यह जो अनुच्छेद 249 है, अनुच्छेद 249 यह प्रावधान करता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, यानी कि राज्यसभा स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय को नेशनल इंटरेस्ट का या राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो ऐसी स्थिति में उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार पार्लियामेंट या संसद को प्राप्त हो जाता है। यह है अनुच्छेद 249। जबकि अनुच्छेद जो 252 है, अनुच्छेद 252 यह प्रावधान करता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानमंडल या 2 या 2 से अधिक राज्य या प्रावधान या यह प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर या राज्य सूची के इस विषय पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के उस विषय पर कानून का निर्माण करेगी। यह था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 252 में वर्णन किया हुआ। और जो 250 है वह इमरजेंसी के समय में प्रावधान करता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून का निर्माण कर सकती है। तो प्रश्न के अनुसार राज्य सूची के किसी भी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संघ की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 250 में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए 229, ऑप्शन बी अनुच्छेद 230, ऑप्शन सी अनुच्छेद 231, ऑप्शन डी अनुच्छेद 232, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान किया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 231। नेक्स्ट प्रश्न है 132वां नंबर कि मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लिखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 371F, ऑप्शन बी 371G, ऑप्शन सी 371H, ऑप्शन डी 371I, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात अनुच्छेद 371G है, वह मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान, ऑप्शन बी राज्य की राजभाषा, ऑप्शन सी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन डी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत चार्टर अधिनियम 1833। 135वां नंबर प्रश्न है एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? देखिए, यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी
एक ही व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। ऑप्शन ए है 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है विधानसभा में विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। ऑप्शन ए विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक, ऑप्शन बी नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, ऑप्शन सी जब तक वह चाहता है, ऑप्शन डी चुनाव परिणाम आने तक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस प्रश्न की बात किया जाए तो प्रश्न है कि विधानसभा के विघटन के बाद उसका जो अध्यक्ष या स्पीकर होता है वह कब तक अपने पद पर बना रहता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि नई विधानसभा के गठन होने तक या नई विधानसभा की पहली बैठक होने तक जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं वह अध्यक्ष बने रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो देखिए लोकसभा महासचिव होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं है? देखिए मिस्टेक हो गया है, प्रश्न निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नागालैंड। या एक काम करिए यह जो प्रश्न है इसे छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 139वां नंबर प्रश्न। 139वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन बी सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? देखिए यह जो प्रश्न पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में यह प्रश्न पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो देखिए अवशिष्ट शक्तियों की बात किया जाए तो अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 248 में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रश्न है 141वां नंबर प्रश्न कि भारत के निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं? तो देखिए इन पांचों ऑप्शन के आधार पर आप कार्य को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है संसद तथा राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हेतु चुनाव करवाना, ऑप्शन सी है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, और ऑप्शन डी निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। ये जो सभी हैं ए से लेकर डी से ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हैं। चारों ऑप्शन जो है वो निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है 142वां नंबर प्रश्न सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21, 71, 92, 74, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में टोटल 22 भाषा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 143वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के विषय में सही है? देखिए यह ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यसभा के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है।
स्टेटमेंट नंबर 1, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 2, कि यह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 2/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 80 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है, यह ऑप्शन नंबर ए कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा जो है वह राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जो ऑप्शन नंबर बी है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 2/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसके सदस्य ये 2/3 नहीं 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष के बाद समाप्त होता है। और जो ऑप्शन नंबर सी है कि इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, यह गलत है। और नेक्स्ट कि संविधान के अनुच्छेद 80 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के जो अनुच्छेद 80 है, यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 143 की बात किया जाए तो 143 जो प्रश्न था कि कौन राज्यसभा के विषय में सही है, तो 143 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 144वां नंबर प्रश्न कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जा सकते हैं यदि वह, यानी कि किन परिस्थिति में संविधान संशोधन कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानून के समझ समानता के अधिकार के भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं स्थान पर यदि रखता है तो वह जो प्रावधान है या संविधान संशोधन है वह असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 145वां नंबर कि निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस विषय से संबंधित सूची है। तो जो पहला है ऑप्शन नंबर ए 1 जो कि संवर्ती सूची है, बी शेयर बाजार संवर्ती सूची, सी डाकघर बचत बैंक यह संघ सूची में है, और जन स्वास्थ्य राज्य सूची ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, यदि इन 5 ऑप्शन के आधार पर एनालिसिस किया जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शेयर बाजार जो है संवर्ती सूची में नहीं है, बल्कि यह शेयर बाजार जो है यूनियन लिस्ट या संघ सूची में शेयर बाजार संघ सूची से संबंधित है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो हमारा सीरीज़ था वह समाप्त हुआ। आप लोगों को धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह जो हमारा सीरीज़ है आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।